हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म है डस्ट इन द विंड। दोस्तों, कहानी और भी खूबसूरत लगने लगती है जिस कहानी में गांव से लेकर शहर तक एक तार जुड़ जाए। जीवन के बीच होते उतार चढ़ाव और आपस की नोक-झोंक कहानी में जान डाल देती है। पर कई बार कहानी का अंत उस तरह से नहीं होता जैसी हम उम्मीद रखते हैं, एक हैप्पी एंडिंग। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह है, जो समाप्त होने के बाद भी अधूरी सी लगती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी नॉर्थर्न ताइवान के एक रूरल टाउन से शुरू हुई जो कि पहाड़ियों से घिरा है। हम ट्रेन में हैन और वान को देखते हैं। दोनों अच्छे दोस्त हैं। दोनों रोज इसी ट्रेन से स्कूल जाया करते हैं। दोनों जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं। वान के पिता कोल माइनर का काम करते हैं। उनके विलेज में ही छोटा सा एक रेलवे स्टेशन है। रोज वहाँ से 2 डब्बे की ट्रेन गुजरा करती थी, जिससे उनका सफ़र काफ़ी आसान हो जाता। दोनों साथ ही स्कूल जाया करते और साथ ही घर आते। वापस आते वक्त एक शॉपकीपर महिला ने राइस का थैला हैन को थमा दिया, क्योंकि उसे हैन की मां ने राइस भेजने को कहा था। शाम वो घर आ गए। हैन की मां ने वान के पिता की तबीयत के बारे में पूछा, जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। कोल माइनिंग के वक्त उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। वहाँ अक्सर कोल माइनिंग के वक्त लोगों को चोट आ जाया करती। उसके बाद वान अपने घर चले गया। उसकी माँ हॉस्पिटल में उसके पिता के पास ही थी। घर पर सिर्फ उसके दादा थे और उसके छोटे भाई बहन। सुबह जब वान के दादाजी बाहर काम कर रहे थे, तो वहाँ एक पड़ोस की महिला आई, क्योंकि उसे शहर अपने बेटे को पत्र भेजना है और यहाँ सिर्फ वान को ही अच्छे से पत्र लिखना आता है। दूसरे दिन स्टेशन पर वान और उसके दादाजी उसके पिता का इंतज़ार करने लगे। तभी उसके माता पिता ट्रेन से उतरे। उसके पिता के पैरों में अब भी प्लास्टर लगा था। वो सभी घर आ गए। वान ने अपने पिता को स्कूल का रिपोर्ट कार्ड दिखाया और अपने पिता को उनकी वॉच भी वापस कर दी, जो वो एग्ज़ाम में लगाकर जाया करता था। पढ़ाई में वो काफ़ी अच्छा है। उसने पिता से कहा कि अब वो सीनियर हाई स्कूल में नहीं जाना चाहता। वो ताइपे शहर जाकर कोई नौकरी कर लेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो वहीं शहर में ही नाइट स्कूल भी ज्वाइन कर लेगा। साथ ही उसकी पढ़ाई भी होती रहेगी। उसके पिता ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वान को घर की आर्थिक स्थिति का अच्छे से पता था, पर उसके पिता इस फैसले से कुछ खास खुश नहीं थे, क्योंकि उसके पिता को लगता है अगर वह पढ़ाई नहीं करेगा तो उनकी तरह एक कोल माइनर बन जाएगा। घर पर दवाइयाँ देने वाला आया था। सब दवाइयों के मिलाकर $27 हो गए। घर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। हम देखते हैं कुछ महीने बीत चुके हैं। हैन ताइपे रेलवे प्लेटफॉर्म पर वान का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि वो यही उसे लेने आएगा। वान काफ़ी पहले ही नौकरी करने शहर आ गया था और जब वो यहाँ सेट हो गया तो उसने हैन को भी यहाँ बुला लिया। हैन को उसका इंतज़ार करते काफ़ी वक्त बीत गए, लेकिन वान वहाँ नहीं आया। हैन एक शख्स के साथ जाने लगी। उसी वक्त वहाँ वान भागता हुआ आया और हैन को उस शख्स के साथ जाने से रोका। उस आदमी ने हैन का सामान लिया था। उससे सामान छीनते वक्त वान का लंच बॉक्स नीचे गिर गया, जिससे आधा खाना बाहर गिर गया था। ये लंच बॉक्स वो अपनी बॉस के बेटे को स्कूल में पहुंचाता था, पर आज बहुत गड़बड़ हो गई। खाना तो नीचे गिर गया था। वान उसे अपने दोस्त के यहाँ लेकर चला गया, जो पेंटिंग का काम करता है। उसने हैन को अपने दोस्त से उसे मिलवाया। उसका नाम हैनचुन है। जब तक हैन को एक अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक वो यहीं रहेगी। हैन का रहना खाना यहीं होगा। सारी जिम्मेदारी वान ने खुद पर ले ली। उसने वान को आलू का एक थैला दिया, जो उसके दादाजी ने भेजा था वान की बॉस के लिए। वान उसी शहर में एक प्रिंटिंग शॉप पर काम करता है, पर उसकी बॉस बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है। उसने जब उसे आलू का थैला दिया तो उसने लेने से मना कर दिया। वो वान पर चिल्लाने लगी कि आज उसे काम पर आने में इतनी देरी क्यों हो गई। आज वो हैन को स्टेशन लाने चला गया, इसलिए उसे देरी हो गई। वान को इस काम में भी कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था। वो किसी तरह बस अपने दिन काट रहा था। आज वान उसके बेटे के स्कूल लंच बॉक्स डिलीवर करने भी नहीं जा पाया, क्योंकि लंच बॉक्स से खाना नीचे गिर गया था और वो टिफ़िन भी टेढ़ा हो गया था। ये देख उसकी बॉस वान पर चिल्लाने लगी कि उसका बेटा भूख से मर भी सकता था। वान बस उसकी बातों को चुपचाप सुन रहा था। शाम वो हैन को लेकर फिल्म देखने चला गया। उसके बाद वो अपने दोस्त के घर आ गया। वहाँ सबने साथ मिलकर खाना खाया। उसके एक दोस्त ने वान को बताया
कि मेरे यहाँ जो लड़का साथ काम करता था उसने नौकरी छोड़ दी है। अगर तुम चाहो तो वहाँ काम पर लग सकते हो। उसका बॉस महीने के 1800 देगा, साथ ही रहने के लिए जगह और खाना भी देगा। ये वान के लिए एक अच्छा मौका था क्योंकि वो अपनी बॉस से पूरी तरह परेशान हो चुका है और वहाँ वान को पढ़ाई करने के लिए वक्त भी मिल जाएगा। वान ने एक जगह हैन की नौकरी की बात भी कर ली थी। तभी हैन उठकर गई और वान के लिए एक वॉच लेकर आई, जो कि वान के पिता ने उसके लिए भेजी थी, क्योंकि गांव में तो वो अपने पिता की वॉच लगाकर एग्ज़ाम देने जाता था, पर यहाँ शहर में उसने अपने लिए वॉच नहीं ली थी। सब उस वॉच को देखने लगे क्योंकि वो काफ़ी महंगी लग रही थी। हैनचुन ने हैन से वॉच का प्राइस पूछा। इस पर हैन ने बताया कि ये वॉच वान के पिता ने इंस्टॉलमेंट पर लिया है। इतने में वान गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। हम देखते हैं वान ने नाइट स्कूल भी ज्वाइन कर लिया है और उसने अपने पिता की दी हुई घड़ी भी लगा रखी थी। हम देखते हैं रात वान अपनी बहन को पत्र लिख रहा है। उसने बताया कि हैन को एक टेलर शॉप में नौकरी लग गई है। ये बात उसके माता पिता को बता देना ताकि वो हैन की चिंता करना बंद कर दें। उसने पिता की दी हुई वॉच का भी जिक्र किया और उसके पर मंथ इंस्टॉलमेंट के बारे में भी पूछा। यहाँ वान की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किलों भरी थी, पर वो पत्र में अपने किसी भी बात का जिक्र नहीं करता था। उसने लिखा, मैं जल्द ही गांव लौट आऊँगा। तभी इलेक्ट्रिसिटी चली गई और वान ने लेटर भी कंप्लीट कर लिया था। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं वान अपनी प्रिंटिंग की नौकरी छोड़कर जा रहा है। उसके दोस्त ने किसी दूसरी जॉब के बारे में बताया था। वान ने अपना सारा सामान भी ले लिया। जाते वक्त जब उसने अपनी तनख्वाह मांगी तो उसकी बॉस ने उसे 2 दिन के पैसे काट कर दिए क्योंकि वो छुट्टी पर था। वो वहाँ से हैन के टेलर शॉप पर आ गया। काफ़ी दिनों से वो उससे मिलने नहीं आया था। वान ने बताया कि काम में बिज़ी रहने की वजह से उसे वक्त ही नहीं मिला। उसने बताया कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। हैन को डर था अगर उसे दूसरी जगह नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा। वान ने कहा कि अब इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो प्रिंटिंग की जॉब काफ़ी वक्त से छोड़ देना चाहता था। कहीं न कहीं उसे नौकरी तो मिल ही जाएगी। 2 साल हो गए थे उसे एक ही जगह काम करते। तभी वहाँ उसे हैन को अपनी बहन का पत्र मिला। उस पत्र को देख वान भी काफ़ी खुश हुआ। दूसरे दिन वो अपने दोस्त के साथ नौकरी के लिए गया। उस मालिक ने कहा, डिलीवरी का काम है, वक्त मिलने पर दुकान का भी ध्यान रखना होगा। पर वान को मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती। उसने कहा, मैं सीख लूँगा। उसने वान को रहने के लिए जगह भी दे दी, पर वान ने कहा, मैं अपने दोस्त के यहाँ रह लूँगा। रात वान और हैन ने दोस्तों के साथ बैठ ड्रिंक किया। हैन शराब नहीं पीती, पर वान के दोस्तों के फोर्स करने पर उसने शराब पी ली। शायद से ये बात वान को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद वो दोनों हैनचुन के यहाँ आ गए, जहाँ दोनों रहा करते हैं। हैन का एक हाथ आयरन करते वक्त जल गया था। अभी कुछ दिनों में हैन घर जाने वाली है। वान ने उसे काफ़ी कुछ सुनाया कि वो इस तरह घर कैसे जाएगी। उसकी माँ को ये देख कितना दुख होगा क्योंकि वो हैन को यहाँ अपनी जिम्मेदारी पर ले आया था और वो अपना ख्याल तक नहीं रख सकती। हैन ने कहा, मैं घर नहीं जाऊंगी। शायद उसने अपना इरादा बदल लिया था। उसने $750 निकाल कर वान को दिए जो वो अपने घर ले जाने वाली थी, ताकि वो पैसे वान उसके घर पर पहुंचा दे। वान ने उसमें से $250 उसे लौटा दिए ताकि वो अपना अच्छे से इलाज करवा सके, पर $500 उसके घर वालों के लिए काफ़ी कम थे। वान ने कहा, मुझे 1200 घर पर भेजना है, जिसमें से 300 मैं तुम्हारे घर पर दे दूंगा। हैन ने कहा, इस शहर में डॉक्टर की फ़ीस ऊपर से दवाइयाँ बहुत महंगी थी। वान उससे नाराज़ था कि उसने लड़कों के साथ बैठ आज शराब पिया। वान अपने डिलीवरी के जॉब पर लग गया था। हम देखते हैं कुछ दिन बीत गए हैं। वान दोबारा से गांव जाने वाला है, पर इस बार उसके साथ हैन भी जाएगी। जाने से पहले हैन को घर के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। वो अपने माता पिता और अपनी बहन के लिए जूते ले रही थी, पर जब वो शॉपिंग करके लौटे तो वान की मोटरसाइकिल वहाँ नहीं थी। शायद से किसी ने चुरा लिया था। उसने मार्केट में हर जगह देखा, पर वो कहीं नहीं मिली। उसने सोचा अब वो दूसरे किसी की मोटरसाइकिल चुरा लेगा। जब हैन ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वान उस पर गुस्सा हो गया। उसने वो बाइक नहीं चुराई। अब वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसने हैन से कहा कि वो अकेले गांव चली जाए, वो नहीं आएगा। हैन इस घटना का खुद को जिम्मेदार मानती है।
उसे लगता है वान उससे इसलिए नाराज़ है क्योंकि हैन ने उससे उधार लिए हुए पैसे नहीं लौटाए। पर वान ने कहा उसे उससे कोई पैसे नहीं चाहिए और वो वहाँ से चला गया। वान समुंदर के किनारे जाकर घंटों तक लहरों को देखता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए और क्या करे। अब तो मालिक भी दोबारा से काम पर नहीं रखेगा क्योंकि उसकी गाड़ी चोरी हो गई। 3 दिन बीत गए। हैन विलेज से वापस आ गई और वो सीधा वान से मिलने आई। उसके दोस्त ने बताया कि वान पिछले 3 दिनों से बहुत बीमार है, लेकिन उसके पास हॉस्पिटल जाने तक के पैसे नहीं क्योंकि यहाँ डॉक्टर की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। वो पिछले 3 दिनों से बेड पर ही लेटा हुआ है। उसके दोस्त ने उसे पेनिसिलिन का शॉट दिलवाया है, शायद अब उसे आराम आ जाए। हैन ने देखा उसे अब भी काफ़ी तेज फीवर था। उसने वान के सर पर कपड़ा भिगा कर रखा। सुबह वान बेहतर महसूस कर रहा था। उसके बाद हैन अपने काम पर चली गई। कुछ दिनों बाद वान की तबीयत ठीक हो गई और वो अपने गांव लौट आया। उसके साथ हैन भी अपने घर आ गई थी क्योंकि उनके विलेज में घोस्ट डे फेस्टिवल था जो पूरा परिवार साथ मिलकर मनाता है। वान की माँ ने उसकी हालत पर चिंता जताई क्योंकि वो शरीर से काफ़ी दुबला पतला हो गया था। दोनों वापस से शहर आ गए। उनके साथ रहने वाला हैंचुन किनमैन डिफेंस आर्मी में चला गया था। उस वक्त जंग चल रही थी। हैन ने वान को एक शर्ट गिफ्ट की जो कि उसने खुद सिली थी, जो उसने खास वान के लिए ही बनाया था। दिन बीत गए। हैंचुन घायल होने की वजह से घर भेज दिया गया था। अब उसका ख्याल हैन और वान ही रखते थे। दोनों काफ़ी उदास थे। जब हैंचुन ने वजह पूछी तो हैन ने बताया कि वान को भी आर्मी का ड्राफ्ट नोटिस आया है। शायद अगले हफ्ते तक वान भी यहाँ से चला जाएगा। वान अपने बॉस के पास गया और उसे सारी बात बताई। जंग में जाने से पहले वो कुछ दिन अपने घर पर बिताना चाहता है। उसके बॉस ने उसे अपनी जंग से जुड़ी हुई काफ़ी खौफनाक बातें बताई। 30 लोगों में से सिर्फ 4 ही लौट पाते हैं और वो चारों भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठते थे। वहाँ अलग अलग तरह की बीमारियाँ हैं और इलाज का भी प्रबंध नहीं। उसने और उसके दोस्तों ने जंगल में छिपकर 6 महीने बिताए थे, जहाँ रेनकोट और पत्थरों के सिवाय खाने को और कुछ नहीं था। उसके बाद बॉस ने उसे सैलरी दे दी। परवान ने सिर्फ 12 दिन ही काम किए थे, पर बॉस ने उसे 1 महीने की सैलरी दी थी। उसका बॉस एक अच्छा इंसान था। जाते वक्त उसने वान से कहा, अगर तुम्हारा दोबारा से शहर वापस आना हुआ तो मुझसे आकर ज़रूर मिलना। उसके बाद वान सीधा हैन से मिलने गया। वो काफ़ी नाराज़ बैठी थी। उसे वान को स्टेशन छोड़ने जाना है। दोनों ने स्टेशन पर भी एक दूसरे से एक शब्द नहीं कहा। दोनों की आंखें नम थी। जैसे ही उसकी ट्रेन आई, हैन वहाँ से भाग गई। वो नहीं चाहती थी कि वान उसे रोते हुए देखे। रात वो अपने घर पिता के साथ खाने पर बैठा था। 2 दिनों बाद वो जंग पर निकल जाएगा। उसके पिता ने चिंता जताई क्योंकि वान ने इस बार अपने कॉलेज का एग्ज़ाम भी नहीं दिया था। कुछ दिनों पहले उसके पिता जब वान के टीचर से मिलने गए थे तो टीचर ने वान की काफ़ी तारीफ़ की थी, जो कि वान के पिता को काफ़ी अच्छा लगा था। उसके पिता ने उसे सलाह दी कि उसे पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। 3 जनरेशन से इस परिवार का दुर्भाग्य रहा है कि इस परिवार का कोई भी सदस्य पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हुआ है। पर उसके पिता को वान से अभी भी उम्मीद है। हम देखते हैं वान के जाने का दिन आ गया। उसके दादाजी उसे स्टेशन छोड़ने जाएंगे। जाते वक्त उसकी माँ ने याद के तौर पर उसे वान के पिता की लाइटर दे दी, जो कि वान के पिता की गैर जानकारी में उसने दिया था। उसके दादा वान को छोड़कर वहाँ से चले गए। हम देखते हैं आर्मी में वान को हैन के लिखे हुए लेटर्स आते और वान भी उसे लिखा करता था। हैन ने लिखा था कि उनका दोस्त हैंचुन साउथ में रहने चला गया क्योंकि आर्मी में उसे दोबारा जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसके एक हाथ की उंगलियां जंग में चली गई थी। साउथ में हैंचुन को एक लड़की मिल गई है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं। अब उसे कंस्ट्रक्शन व्हीकल का लाइसेंस भी मिल गया है क्योंकि साउथ में कंस्ट्रक्शन के काफ़ी काम चल रहे हैं। हैंचुन के जाने से एक दिन पहले हैन और हैंचुन पोस्टमैन के साथ मूवी देखने गए थे। ये वही पोस्टमैन है जो हैन को वान का लेटर देने आता है। वान का घर वापसी होने में लगभग 1 साल का वक्त बाकी है, जो कि काफ़ी लंबा वक्त है, पर हैन को उसके आने का इंतज़ार रहेगा।
एक दिन एक परिवार की बोट गलती से आर्मी कोस्ट पर आ गई थी। सोल्जर्स ने उनसे पूछताछ की और उसके बाद उस परिवार की काफ़ी खातिरदारी भी की गई। उन्हें वापस भेजने से पहले सोल्जर्स ने अपने पास से उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें दी। वान ने अपने पिता की लाइटर उन्हें दे दी। बाद में उसे काफ़ी दुख हुआ। शायद यही दुख उसके पिता को भी हुआ होगा जब उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाली होगी और लाइटर को न पाया होगा। ये सारी बातें वो लेटर्स के जरिए हैन को बता रहा था। उसने हैन से कहा कि वो कुछ पैसे वान के दादाजी को भेज दे। वान ने घर पैसे तो भेजे थे पर अपने दादाजी को भेजना भूल गया था, इसलिए उसने हैन को पैसे भेजने के लिए कहा। शायद दादाजी इंतज़ार में होंगे। 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया। काफ़ी वक्त से उसे हैन का एक भी लेटर नहीं आया। बाकी सोल्जर्स ने कहा शायद से वो किसी और के साथ भाग गई होगी। हैन के बारे में सोच सोचकर वान की तबीयत भी खराब होने लगी थी। कुछ दिनों बाद उसे सारे लेटर्स अनडिलीवर्ड मिले जो उसने हैन को भेजे थे। सभी लेटर पर एक ही बात लिखी थी कि अब इस एड्रेस पर हैन नाम की कोई लड़की नहीं रहती। वान को चिंता होने लगी कि आखिर क्या बात हो गई होगी। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। उसने ये सोचकर खुद को मना लिया कि शायद से हैन कहीं और शिफ्ट हो गई होगी और उसे काम से फुर्सत नहीं होगी। कुछ दिनों बाद वान को अपने भाई का लेटर मिला। उसने ये लेटर हैन की माँ के कहने पर लिखा था। उसने बताया कि कुछ वक्त पहले हैन ने बिना किसी को बताए पोस्टमैन से कोर्ट में शादी कर ली। हैन अपने पति के साथ अपने गांव भी आई थी पर उसकी माँ ने उसे घर में घुसने नहीं दिया और वहीं से उसे भगा दिया क्योंकि उसने बिना किसी को बताए शादी कर ली थी। वान के माता पिता ने इस लेटर को लिखने के लिए मना किया था क्योंकि वान घर से काफ़ी दूर है और जब वो ये खबर सुनेगा तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। उस लेटर को पढ़ वान भीतर से टूट गया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके साथ ऐसा होगा। हैन ने उसका इंतज़ार भी नहीं किया। वान ने उसके लिए वो सब कुछ किया जो एक दोस्त और एक प्रेमी कर सकता था। उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी तो पैसे भी दिए, शहर में बुलाकर नौकरी दिलवाई, रहने और खाने को जगह दी, लेकिन इन सब का हिसाब हैन इस तरह से चुकाएगी उसे इस बात का पता नहीं था। वान सारी रात रोता रहा। शायद हैन की भी कोई मजबूरी रही होगी या तो उसने वान के लौटने की उम्मीद छोड़ दी होगी। हम देखते हैं 1 साल पूरा हुआ। आर्मी ने वैन को डिस्चार्ज कर दिया। वो अपने विलेज आ गया। घर पर सिर्फ माँ थी और सब यहाँ वहाँ थे। उसकी माँ सो रही थी। उसने अपनी माँ को जगाया नहीं। वो जाकर अपने दादाजी से मिला जो पास ही खेतों में काम कर रहे थे। उन्हें वान के आने की खबर पहले ही लग चुकी थी क्योंकि सुबह से ही उनकी आंख फड़क रही थी। खेती को लेकर उन्होंने वान से काफ़ी शिकायत जताई। हर साल के मुकाबले इस बार खेती अच्छी नहीं हुई क्योंकि दादाजी अब काफ़ी बूढ़े हो गए थे, इसलिए खेतों में काम नहीं कर पाते। इस बार बारिश भी ज़्यादा नहीं हुई जिससे सारी फसल सूख गई। तूफान से भी गांव में काफ़ी तबाही हुई थी। वान ने देखा कुछ लोग अभी भी वैसे ही हैं जो उसके जाने के पहले थे, जो जरा भी नहीं बदले। अब वो हैन को पूरी तरह से भूल चुका था और वो अपने घर लौटकर काफ़ी खुश भी महसूस कर रहा था। उसने वही शर्ट भी पहनी थी जो हैन ने उसे गिफ्ट किया था। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।